हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं M3 ENTC का दिसंबर 2024 का एंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्यूशन। अब पेपर सॉल्यूशन तो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो काफी शॉर्ट में और क्विक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है। जब आप PYQs का वीडियो देखते हो तो ये माना जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से करे, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से अब तक नहीं हुए हैं तो आपको पता है आलसी इंजीनियर का ऐप, जहां पे M3 ENTC का एक्सक्लूसिव अलग से कोर्स है, क्यूरेटेड कोर्स है, और वहां पे सारे यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस भी है और सारे कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी अच्छे से दिए हुए। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और डेमो सेशन देखो, और कम समय में फटाफट तैयारी करके वापस इस वीडियो को देखने के लिए आ जाओ, और फिर आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि दिसंबर 2024 का पेपर जो है उसका एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, एमसीक्यू से शुरुआत होगी हम लोगों की। राइट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला सवाल है वो है आपके यूनिट नंबर 3 का, यानी कि डिफरेंस ऑपरेटर का, जहां पे एफ ऑफ एक्स हम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, और एच की वैल्यू ऑलरेडी दी है 2, और पूछा है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे, पहले तो बताओ मुझे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला आपको पता है, वो आगे जाता है एच से और पीछे वाले के साथ क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। अब जबकि डेल्टा स्क्वायर लिखा हुआ है, वी कैन राइट दिस एज टू बी डेल्टा इनटू डेल्टा, और आपका फंक्शन जो है वो उसको मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब जब पहला वाला डेल्टा आप अप्लाई करोगे, एक डेल्टा ऐसे ही रखो, ये डेल्टा आप अप्लाई करोगे तो ये आगे जाएगा, कितने से आगे जाएगा, एच से। एच कितना है, 2, तो एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, काटा, तो यहाँ पे अभी डेल्टा ऑफ क्या फंक्शन बचा आपका, 4x प्लस 4 बचा। अब इस फंक्शन के लिए आपको वापस से डेल्टा अप्लाई करना है, तो ये फंक्शन अब क्या करेगा, आगे जाएगा, कितने से आगे जाएगा, प्लस एच से, यानी कि 2 से आगे जाएगा, यानी कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे यू विल हैव टू रिप्लेस एक्स प्लस 2। यहाँ पे जब नंबर्स आते हैं तो नंबर्स को आपको प्लस 2 वगैरह कुछ करना नहीं होता है, वो वैसे ही रखने हैं। माइनस जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा। अब जब सिंप्लीफाई किया, ये माइनस साइन दोनों को देनी पड़ेगी, और सब कुछ काट कूट के आपका आंसर आया 8। सो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा था। द आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन 4 विच इज 8। नेक्स्ट, डेल ऑफ यहाँ पे आर स्क्वायर लॉग आर इज इक्वल टू पूछा है। पहले तो ये जो है और ये जो है ये सेम यूनिट नहीं है। ये जो आपको पूछा हुआ है दिस इज क्लियरली आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला यूनिट, जहां पे हमें डेल ऑफ द फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, बहुत फेमस सा फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, टेक्निकली जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो और चिपकाओ। किसको चिपकाओगे, आर बार बाय आर टर्म को। अब ये तो तय है कि यहाँ पे आर बार आना ही चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। अब आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 में से ये 2 ऑप्शंस में आर बार है ही नहीं, इसका मतलब 2 ऑप्शंस कट गए, बचे सिर्फ 2 ऑप्शंस। अब बचे हुए 2 ऑप्शंस में आपको देखना है क्या करना है। अब आपका फंक्शन कौन सा है भाई जिसका आपको डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसको u और इसको v कंसिडर करके अनफॉर्चुनेटली uv रूल यूज करना पड़ेगा। देखो डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप आर स्क्वायर एज इट इज रखो, लॉग आर का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय आर, प्लस लॉग आर एज इट इज रखो और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r। भाई आई एम श्योर जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी भी पता है। दैट बेसिकली कम्स आउट टू बी यू डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं, प्लस v और क्या हो जाएगा डी यू बाई dx। अब जब आप यहाँ पे आर स्क्वायर आर जो भी है कैंसिलेशन करोगे, और इस आर को आप यहाँ पे इनसाइड इस बाहर वाले आर कॉमन निकाला उसके साथ कैंसिल करोगे, तो यहाँ पे बचती है टर्म 1 प्लस 2 लॉग आर, 1 प्लस 2 लॉग आर इन दोनों जगह पे, लेकिन बाहर आपको आर और आर कैंसल्ड दिखाई देता है। इसका मतलब है ये आर यहाँ पे नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, एंड दैट्स इट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये पहले 2 सवाल के बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, जो कि बहुत फेमस सा सवाल है यूनिट नंबर 6 का, जहां पे हम लोग रेसिड्यू मेथड जो है वो यूज करते हैं कॉचीज की। तो एफ ऑफ जेड हमें कॉट जेड दिया हुआ है और जेड इज इक्वल टू 0 पे पूछा हुआ है। अब ये बहुत टिपिकल सा समय, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज एफ ऑफ जेड को जो कॉट जेड लिखते हैं दैट इज कॉस जेड अपॉन साइन जेड होता है। यहाँ पे हमें f1z और f2z के हिसाब से इसको वर्कआउट करना होता है कि नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर आया तो आपको रेसिड्यू में नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आप पुट करोगे तो आपको नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो f2z कौन सा था आपका, साइन z। बहुत बहुत स्पेसिफिक सा है, साइन z का डेरिवेटिव आता है cos z, cos z को cos z कट गया, बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। सो योर आंसर इन दिस केस क्लियरली कम्स आउट टू बी ऑप्शन 1। ये थियरी में भी ऑलरेडी पहले भी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन थियरी में 5 मार्क के लिए आ चुका है। नेक्स्ट,
लाइन इंटीग्रल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक बार हमें दिया हुआ है और पाथ दिया हुआ है, यानी कि x, y और z, इन तीनों को हम लोगों को अब सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ क्या सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, t, t स्क्वायर और t क्यूब। पहली चीज जो आपको करनी है x इज इक्वल टू टी, टी स्क्वायर टी क्यूब लिखने के इमीडिएटली बाद आपको dx, dy और dz निकालना बहुत जरूरी है, जो कि धक्का मारो स्ट्रेटेजी से आएगा। t का डेरिवेटिव dt, t स्क्वायर का 2t dt, t क्यूब का 3t स्क्वायर dt, और इसी के साथ साथ आपके फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे रेडी होने के बाद एवरीथिंग x हो, y हो, z हो, dx हो, dy हो, dz हो, सब कुछ आपको विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। और वो सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो भी टर्म मिलेगी उसका इंटीग्रेशन करना है t का बड़ा भाई t स्क्वायर बाय 2, t क्यूब का बड़ा भाई t रेज़ टू 4 बाय बड़ा भाई 4, और t रेज़ टू 5 के लिए t रेज़ टू 6 बाय 6। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट, लोअर लिमिट जितने प्यार से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो करो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज नथिंग बट 3/2, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। होपफुली समझ में आ रहा है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट इज रंगे कुट्टा मेथड से हमें K2 की वैल्यू बतानी है। भाई साहब फोर्थ ऑर्डर क्लियरली बोला है, K2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं, 4 K होते हैं, K1 K2 K3 K4। K2 का स्टैंडर्ड आंसर में हमें h/2 वाली टर्म को यहाँ पे जज करना है, तो h/2 वाली टर्म एक ही है, यानी कि x0 प्लस h/2 y0 प्लस K1/2। सो क्लियरली दिस कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पोल्स आप सबने सीखा होगा, ये भी यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। z+1 को आप 0 पुट करो तो आपको यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, -1। z इज इक्वल टू -1 के 4 में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो ये या फिर ये हो सकता है। नेक्स्ट z² -9 को आपको क्या करना है भाई साहब, 0, यानी कि z² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स अंडर रूट लोगे तो +-3, सो +-3 का एक ही ऑप्शन है आपके पास। सो आंसर इन दिस केस क्लियरली कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थे आपके एमसीक्यूज। आई एम श्योर आपको जितने सारा एमसीक्यूज है जो कि दिसंबर 24 में पूछा था वो अब आ चुका है। बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं थियरी क्वेश्चन। यूनिट 3 के ऐसे कौन से क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 2A, जहां पे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब पहले तो पॉलिनोमियल मतलब आंसर जो होना चाहिए वो x के टर्म्स में होना चाहिए, और क्यूबिक मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए x³। सिंपल। बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पूछा हुआ है। सिंपल चीज, टेबल दिया हुआ है उन्होंने x और y का, और इसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमें पूछी है, f(4) फाइंड करने के लिए बोला है। अब सिंपल चीज, हम लोग पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल ड्रॉ करेंगे। वी ऑल नो दैट x और y होने के बाद हम लोग 2 - 1, 1 - 2, 10 - 1 ये करते हुए डेल्टा y निकालेंगे। -1 और 1 का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होकर -2, 9 - ऑफ -1 10, 10 - ऑफ -2 आएगा 12। अब फॉरवर्ड डिफरेंस में सारे वर्जन जो होते हैं वो डेल्टा के होते हैं, तो ऊपर के वर्जन, फॉरवर्ड वाले वर्जन हम लोग लेते हैं x0, y0, डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, और हो जाएगा डेल्टा क्यूब y0। हैविंग सेड दिस, यहाँ पे हमें u निकालने के लिए जो फॉर्मूला x - x0/h, यहाँ पे x की वैल्यू इमीडिएट नहीं पुट करनी है। मुझे पता है आपको x = 4 पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन अभी नहीं, वो एकदम एंड में, क्योंकि पहले हमें पॉलिनोमियल उनको देना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग इसको x - 0 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अब ये 0, x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 है, तो ये आएगा सिर्फ और सिर्फ x। अब ओरिजिनल फॉर्मूला अच्छे से इसको कैसे याद रखना है, इसकी मैंने नोट्स में ट्रिक दी है, आप आपके तरीके से इसको याद रखो, लेकिन करेक्ट याद रखना दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ u की जगह पे x, और जो अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि y0 है, डेल्टा y0 है, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, इन सबकी वैल्यू ऑलरेडी टेबल से हम लोग निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो द आंसर दैट आई गेट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हो x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3। अब ये आने के बाद उन्होंने उसके बाद हम लोगों को पूछा है, अभी इसको तो मैं बॉक्स कर ही सकता हूँ, ये आने के बाद उन्होंने और एक्स्ट्रा काम हम लोगों को पूछा, x = 4 पे इसका आंसर निकालो। द आंसर दैट वी हैव गॉट एट x = 4 इज 41। थोड़ा बहुत 19-20 मिनट से हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही से समझिए कि आपको ये इसको अच्छे से जज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिम्पसन्स का 1/3 रूल यूज करना है, और इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2 बोला है, और sin x/x dx लिखा हुआ है, और उसके साथ इंटरवल्स दिए हैं, 4 इंटरवल्स में हमें इसको वर्कआउट करने के लिए बोला है। अब सर कैसे सर इसको 4 इंटरवल में हम लोग वर्कआउट करिए, तो 0 से लेके π/2 है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो डिवीजन है वो कैसे हो रही है ये समझ में आना चाहिए। जो दिया है उसको पहले तो अपन आए बोलेंगे। अब बताओ x0 की वैल्यू कितनी है, 0, xn की वैल्यू कितनी है, π/2, और आपको नंबर ऑफ डिविजन्स कितने चाहिए, 4, तो h कैसे निकलेगा, h का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है xn - x0/n।
xn की वैल्यू है पाई बाई 2, x नॉट की वैल्यू 0 और ये हो गया आपका 4। अब देखो आपको यहाँ पे पाई बाई 8 दिखाई देगा, ये 2 और 4 कट मत करना। पाई बाई 8 आपको अगर मिला h का वैल्यू तो आपको अब क्या करना है, इस पाई बाई 8 में पाई बाई 8 ऐड करते 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 पाई बाई 2 तक के जाना है, यानी कि पहला सैंपल होगा 0 है ना, ऑफकोर्स 0 से शुरू हो रही रेंज। उसके बाद नेक्स्ट होगा पाई बाई 8, पाई बाई 8 में एक और पाई बाई 8 ऐड करोगे तो 2 पाई बाई 8, सिंप्लीफाई करोगे तो पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 8 और उसके बाद 4 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 2। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कहां पे रुकना है, भाई ये क्या आ चुका है आपका पाई बाई 2 और आपका अपर लिमिट जो है वो कहां तक का है पाई बाई 2। अगर ये पाई तक के होता तो हम लोग और आगे चले जाते है ना। अब ये मेरी x की वैल्यू मेरे पास आ जाने के बाद मुझे पता है ये जो फंक्शन में ये जो बंदा रहता है ये हमेशा अपना y रहता है, तो इस बंदे को अगर मैं y कंसिडर कर ही रहा हूं तो y इज इक्वल टू साइन x बाई x का लॉजिक कंसिडरेशन में लेके मैं यहाँ पे x की हर एक वैल्यू पुट करके अकॉर्डिंगली y निकालूंगा। मेक श्योर योर कैल्सी इज ऑन द रेडियन मोड। तो कैल्सी पे ना डिग्री और रेडियन मोड होते हैं, उसमें से रेडियन मोड पे आपको कैल्सी रख के इसको कैलकुलेशन करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी, बिकॉज ये 0/0 आता है ना, तो इसको आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखने की जगह पे डायरेक्टली 0 कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर आपको ये टेबल वैल्यू मिल गई। एक बार आपको y0 y1 y2 y3 y4 मिल चुका है, आप कैल्सी पे क्रॉस चेक करना, कीप योर कैल्सी इन रेडियन मोड, तभी जाके आपका काम होगा। और ये सब कुछ आपको अब सिम्पसन्स के 1/3 रूल के हिसाब से सॉल्व करने के लिए पूछा है। एलिमेंट्स डाले, कैलकुलेशंस किए, द आंसर दैट आई हैव गॉट इज 1.2398। आई एम अगेन टेलिंग यू, कैलकुलेशन करते हुए हम लोग यार कभी कभी कम ज्यादा बच्चे मुझे कुछ कुछ कैलकुलेशंस बताते तो 19-20 हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट सही से दिमाग में रखना, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट, यूलर्स की मॉडिफाइड मेथड यूज करनी है, बहुत सिंपल सा सम है। आप लोगों को यहाँ पे बस एक दिक्कत हुई थी, x इज इक्वल टू 0.05 पे हमें आंसर निकालना है, पहली वैल्यू 0 है, नेक्स्ट सैंपल इज 0.05। उन्होंने h दिया ही नहीं था सम में, इटरेशंस दिए थे लेकिन h दिया नहीं था। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर h दिया नहीं है तो जो भी सैंपल आपका नेक्स्ट सैंपल है वही आपका h आपको कंसिडर करके जाना है। तो यहाँ पे आपको h को क्लियरली कंसिडरेशन में लेना था, दैट इज 0.05। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू आ गई, y नॉट की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू नहीं दी तो आपको कंसिडर करनी है 0.05। dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन दैट इज x स्क्वायर प्लस y विच इज गिवन। अब मुझे बताओ, हमें y1 फाइंड आउट करने के लिए रेगुलर की प्रोसीजर है, यहाँ से पहले यूलर्स यूज करो, यूलर्स के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन करना है y1 ऑफ 1 है ना, उसके बाद हम लोगों को इसको सेकंड इटरेशन करना है। अच्छे से कैलकुलेट करोगे आप। मोस्टली मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा 4 डिजिट तक के जाओ, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट गए तो यार भाई सोने पे सुहागा होगा, आपका करेक्शन और सही से रहेगा। एंड ये रहा मेरा सेकंड इटरेशन के बाद का फाइनल आंसर। ये फॉर्मुलेज अच्छे से याद रखना, दोनों फॉर्मुलेज हम लोगों को लगते हैं इटरेशन वाइज जब भी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, the velocity distribution of fluid near a flat surface is given below, where x is this and v is this। और हमें पूछा है use Lagrange's interpolation to find this at 0.4। सिंपल सी चीज है, टेबल दिया है कि नहीं, तो टेबल दिया है तो यहाँ पे x और y, टेक्निकली x और y होता है तो x और v दिया है, कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पे v एट x इज इक्वल टू कहाँ पे करना है भाई, 0.4 पे उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमें अब पता है कि x की वैल्यू हमें जो कंसिडर करनी है वो 0.4 कंसिडर करनी है। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में ये टेबल की वैल्यूज के हिसाब से काफी बड़ा सम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे y0 y1 y2 y3 यानी कि 4 लोगे तो लैग्रेंजेस के भी एलिमेंट्स हम लोगों को 4 लगेंगे, L0 L1 L2 और L3। L0 L1 L2 L3 को हम लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस के हिसाब से सॉल्व करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ट्रिक बताई है मैंने ऑलरेडी इसकी नोट्स में बहुत अच्छे से, और आपने तैयारी करी है तो आपको फॉर्मूले पता होंगे। आपको x की जगह पे पुट करना है 0.4, बस ये ख्याल रखना है। बाकी तो सारी वैल्यू जिस तरीके से टेबल आपका डिमांड कर रहा है उस हिसाब से आप पुट करो। तो L0 L1 L2 एंड L3 के आंसर आपके पास आएंगे। जैसे ही आंसर्स आए उन सारे आंसर्स को आपके इस y इज इक्वल टू वाले इक्वेशन 1 के फॉर्मूलाज में आपको इसको पुटअप करना है, और जैसे ही आप इसको पुटअप करोगे आपको y का आंसर आना शुरू हो जाएगा। माई आंसर इन दिस केस इज 2.1603। होपफुली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए बोला 0 से लेके 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग h इज इक्वल टू 1/6। अब बोला कहाँ तक है भाई, 0 से लेके 1 जा रहा है। आपको पता है एक एक चीज 1/6 की है, तो पहले तो x इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 1 पुट हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग y टेबल दिया नहीं है तो y हमें उठाना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ से आपका y निकलता है, y इन दिस केस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड ना। अब ये वैल्यू कैल्सी पे एकदम शांति से पुट करो, टेबल आ गया। टेबल आने के बाद बस भाई सही तरीके से फॉर्मूला पुटअप करना है,
वंस यू पुट द फॉर्मूला एग्जैक्टली करेक्टली, आपको ऑटोमेटिकली इसके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या ये सर सम खत्म हुआ 0.7853 आने के बाद? नहीं, उन्होंने हमें बोला है कंपेयर करो एक्चुअल वैल्यूज के साथ। मतलब क्या है भाई, ये जो आपका आंसर आ चुका है और आपको जो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन का रेडीमेड आपके पास फॉर्मेट होता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 1 0 डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ 1 आप कैलसी पे चेक कर लेना, रेडियन मोड रखना, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा π/4, और π/4 की वैल्यू कैलसी पे चेक करोगे डेसिमल में निकालने के लिए तो वो भी आएगी 0.7853। इसका मतलब है आपने यहाँ पे जो सैंपल्स का आंसर निकाला और यहाँ पे जो आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो बिल्कुल यहाँ पे सेम आ चुका है, और विन विन वाली सिचुएशन। अंडरस्टूड? फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड, भाई साहब फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड में आपको पता है कि K1 K2 K3 K4 निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको एज यूजुअल सैंपल्स पता होने चाहिए, x0 पता है, y0 पता है, h आई गेस उन्होंने यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है अभी, राइट। और उसके बाद उन्होंने फंक्शन भी दिया है y - x y + x। ऐसे सम्स में दिक्कत कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ। आप जब K1 निकालते हो ना तो फॉर्मूला लिखने के बाद इमीडिएट यहाँ पे वैल्यू डालने की कोशिश करते हो, मत करो, यहाँ पे पहले टर्म्स पुटअप करो, है ना। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू डालोगे ना तब आप गलत नहीं जाओगे। तो बहुत मेहनत है, मतलब आपको लग रहा होगा ये सम दिखने में कैसा है या फिर कितना बड़ा है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आप ये सम जज कर सकते हो। इतने इजीली आप इस सम को इमीडिएटली जज नहीं कर पाओगे। वैल्यू डालने के बाद एक एक की वैल्यू आएगी, और इसमें क्या होता है ना, एक गलत गया ना सब गलत जाना शुरू हो जाते हैं। सो K1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, K2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, K3 का वैल्यू आ गया, K4 का वैल्यू आ गया, और ये सारी वैल्यूज आने के बाद यहाँ पे वो वैल्यूज पुट अप करी तो मुझे यहाँ पे K मिला। K अगर मैंने इसमें ऐड किया तो आई गॉट माई आंसर हैज टू बी 1.5055। आई एम अगेन टेलिंग यू, मुझे पता है ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, ऐप पे आएगा, तो हो सकता है मेरे से कुछ वैल्यू कम ज़्यादा हुई हो। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझिए कि इसके बारे में आप ज़्यादा सोचो। 19-20 हम लोगों से हो सकता है। मैं सिर्फ M3 ENTC के लिए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, मेरे पास इतने सारे ब्रांचेस के सारे लोगों के वीडियोस, सारे लोगों के सम सॉल्विंग, सारे लोगों के कैलकुलेशंस, दिमाग दिन भर हम लोगों का शूट और सारी चीज़ों में करेक्शंस में जाता है, तो उतना तो आप मुझे डिस्काउंट दे ही सकते हो दोस्तों। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B, यानी कि अपना अब नेक्स्ट यूनिट जहां पे वेक्टर डिफरेंशिएशन पे हम लोगों को काम करना है। डीडी के सम्स तो कंपलसरी आते ही आते हैं। ये डीडी का सम जहां पे फंक्शन फाई दिया हुआ है, फाई जैसे ही दिया आपको, फाई लिखा, फाई का डेल फाई निकाला, डेल फाई एट अ पॉइंट पूछा है 1, 2, -1। बहुत शांति से मैंने इसको सॉल्व किया, आई गॉट दिस एज माई आंसर फॉर डेल फाई। एज सुन एज आई गॉट दिस एज माई आंसर इन ऑफ डेल फाई, मुझे पता है सरफेस वाला सम आया, इसका मतलब सरफेस के को चिपक के जो भी इक्वेशन होती है उसको बोलोगे भाई तू कौन है, फाई 1 है। उसका वापस वही सेम प्रोसेस करोगे डेल फाई 1, और डेल फाई 1 एट अ पॉइंट देके जो भी आएगा उसको बोलोगे हाँ हाँ अब तू है मेरा ए बार। क्योंकि जब भी कभी हम लोगों को डी निकालने के लिए पूछा जाता है तो वी ऑल नो दैट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डेल फाई डॉट ए कैप। ये तो आपका इमीडिएटली यहीं पे खत्म हो चुका था। इस ए कैप को निकालने के लिए ए बार आना जरूरी था, तो वो हमें डेल फाई 1 ने दे दिया, दैट इज ए बार। ए बार आने के बाद उसका हम लोग करेंगे ए कैप, और इस डेल फाई का इस ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके जो आंसर आएगा दैट वुड बी आर फाइनल आंसर, एंड द आंसर दैट वी आर गेटिंग इन दिस केस इज -1 / 3। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? थीम समझ में आई? शो दैट द वेक्टर फील्ड एफ बार इज इक्वल टू समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप इज कॉन्जर्वेटिव। अब देखो बहुत लोगों ने आप में से इरोटेशनल वर्ड सुना होगा, ये वही है, इरोटेशनल और कॉन्जर्वेटिव सेम ही है। आपको क्या करना है, जो एफ बार दिया है उसका डेल क्रॉस एफ बार दिखाओ, फॉर्मूला में सारे के सारे F1 F2 F3 की वैल्यूएशंस पुट करो, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट शांति से एक एक स्टेप करोगे ना कि भाई आई कैप के लिए ये रो कॉलम छोड़ा और फिर हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, ये सब कुछ करने के बाद ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि आपका डेल क्रॉस एफ बार का आंसर कितना आ रहा है, 0। फिर आप लिख सकते हो इट इज कंजर्वेटिव, सेम एज दैट ऑफ इरोटेशनल। फाई जो हमें फाइंड आउट करना है उसका स्पेशल फॉर्मूला है F1 dx + F2 dy + F3 dz में F2 dy के लिए x की टर्म नहीं दिखनी चाहिए थी और dz के लिए x और y की टर्म नहीं दिखनी चाहिए। अब मुझे बताओ ये करने के लिए आप क्या करोगे। जैसे आपको F1 दिया है y² cos x + z², जैसे कि वैसे लिखो। F2 ऐसा F2 लो जिसमें x ना हो, लेकिन यहाँ पे x है, छोड़ दो। ऐसा F3 लो जिसमें x भी ना हो y भी ना हो, लेकिन x है यहाँ पे, है ना, सिंगल टर्म में, तो ये भी 0 हो गया। तो ये दोनों तो भाई 0 हो गए। अब हमें क्या करना है, y² इज कांस्टेंट, cos x का इंटीग्रेशन आता है सिर्फ sin x, z² कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन आता है सिर्फ x और प्लस c करके। सम को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। एक्सट्रीमली सिंपल सम, बस शांति से अगर सॉल्व करते तो आपको ये सारे आंसर्स आना शुरू हो जाते। ये तो भाई नोट्स में ही था, तो वैसे ही आपको ये ट्रिक बिक मिल जाएगा कि वेक्टर आइडेंटिटीज कौन सी अच्छे से करनी है। सी
डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट आर बार बाय आर स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज है, डेल स्क्वायर को पहले बाहर रखो, पहले अंदर का मैटर सॉर्ट करो। ये आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो आर एस टू माइनस टू। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डेल ऑफ आर एस टू एन इंटू आर बार देखोगे आप लोग तो आपको फॉर्मूला मिलता है एन प्लस थ्री ब्रैकेट आर एस टू एन, एन प्लस थ्री आर एस टू एन के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस टू प्लस थ्री आर एस टू माइनस टू, यानी कि सिर्फ बचेगा आर एस टू माइनस टू। अब डेल स्क्वायर ऑफ आर एस टू माइनस टू के लिए डेल स्क्वायर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डबल डेरिवेटिव निकालो और प्लस करो टू बाई आर सिंगल डेरिवेटिव। अब इसके लिए आपको ओरिजिनल फंक्शन पता होना चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन इज व्हाट, आर एस टू माइनस टू। ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ आर लिखा, उसका एक बार डेरिवेटिव लिया, धक्का मारो स्ट्रेटेजी से माइनस टू आर क्यूब, एक और बार डेरिवेटिव लिया तो ये माइनस टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स आर एस टू फोर। अब ये इस फॉर्मूला नंबर जो दिख रहा है आपको, इसमें मैंने अच्छे से पुट किया, अच्छे से पुट करके जब मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो आप देखोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली कितना आके रुक जाएगा, टू बाई आर एस टू फोर। जो बंदा वेक्टर आइडेंटिटीज अच्छे से कर रहा है उसको ये सब बहुत सही तरीके से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सच दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 12। अरे छोड़, फाई दिया है ना, डेल फाई निकालो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव के कैप। डेल फाई एट अ पॉइंट हमें निकालना है, यानी कि 2 1 1, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 1 और जेड की जगह पे 1 पुट करके यहाँ पे अब सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे जहां पे सिर्फ ए बी और सी की टर्म्स है इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ये बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, हमेशा याद रखना। डेल फाई जो होता है वो वेक्टर होने की वजह से उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड डेल फाई इंटू डेल फाई कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में। अब मैग्नीट्यूड जो है वो खुद ही उसकी दी है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ही मॉड डेल फाई होता है 12, और इसकी डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है। अब एक्स एक्सिस का मतलब आप भी जानते हो, एक्स एक्सिस को बेस वेक्टर जो कंसिडर किया जाता है दैट इज आई कैप। सो ये बेसिकली डेल फाई का आपका एक और आंसर आ चुका है 12 आई कैप। आप कंपेयर करके बोलो 1 इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। कंपेयर करोगे तो आपको भी पता है कि ये कंपैरिजन में आपका सिर्फ आई कैप का कोएफिशिएंट मैच करेगा a प्लस 4c के साथ, बचे हुए दोनों कोएफिशिएंट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। भाई मेरे, ये आपको अच्छे से कैल्सी पे सॉल्व करना है। बोलो अच्छे से कैसे करते हैं सर, तो ये कैल्सी पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बाद में आप मुझे पूछते बैठते हो। ये देखो a प्लस 0b प्लस 4c करो इज इक्वल टू 12, है ना। कैल्सी पे आपका इक्वेशन मोड रहेगा 3 अननोन वाला। देन 4a प्लस b प्लस 0c करो इज इक्वल टू 0, देन 0a प्लस b प्लस 8c इज इक्वल टू कितना करो, 0। ये कैल्सी पे आप कोएफिशिएंट्स डालो और आपको ऑटोमेटिकली ए बी सी के आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, एंड वी आर डन विद इट। दोस्तों समझ में आया है क्या? नेक्स्ट, एफ बार दिया हुआ है ना, और हमें एफ बार 1 दिया हुआ है, एफ बार 2 दिया हुआ है, और हमें पूछा हुआ है शो दैट एफ बार 1 क्रॉस एफ बार 2 इज सोलेनॉइडल। अब कोई भी चीज सोलेनॉइडल कब होती है मैं बताता हूं, जब आप उसका डाइवर्जेंस अच्छे से समझ लो। एफ बार 1 क्रॉस एफ बार 2 जो है ना आपका, उसका डाइवर्जेंस जो है उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब शांति से देख लेना, मैंने पहले तो एफ बार 1 को उठाया, फिर एफ बार 2 को लिखा। अब मैं करना क्या चाहता हूं, जो मुझे यहाँ पे उन्होंने बोला है वो मैं यहाँ पे क्लियरली यूज करना चाहता हूँ। सो डेल डॉट एफ बार 1 क्रॉस एफ बार 2 दिख रहा है आपको, ये 0 लाना है मुझे। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, डेल डॉट यू बार क्रॉस वी बार का फॉर्मूला देखो, वी बार बाहर डॉट डेल क्रॉस यू बार बाहर डॉट डेल क्रॉस वी बार, बीच में माइनस साइन। अब उसके हिसाब से मैंने इसके सारे एलिमेंट्स पुट करने की कोशिश करी। शांति से देखना, डेल डॉट एफ बार 1 क्रॉस एफ बार 2 को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। अब सच बताना, एफ बार 2 को मैं एज इट इज रखता हूं डॉट डेल क्रॉस एफ बार 1, ये मेरे पास एफ बार 1 है। डेल क्रॉस पता है आपको किस तरीके से निकलता है, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मेट होता है, माइनस एफ बार 1 और यहाँ पे डेल क्रॉस जो भी आपका ए बार डॉट आर बार इंटू ए बार वाला टर्म है एज इट इज लिख दिया। अब बहुत शांति से देख लेना, पहले इस चीज का डिटरमिनेंट निकालते हैं, एफ बार 2 एज इट इज, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आप सच्ची देखोगे तो ये सच में 0 हो रहा है। और दूसरी चीज, डेल क्रॉस ए बार डॉट आर बार ए बार अगर आप कर रहे हो तो इस पूरी चीज को आप देख सकते हो ऑफिशियली, डेल क्रॉस ए बार डॉट आर बार इंटू ए बार का आंसर क्या रहता है, 0 रहता है। कोई भी बंदा जहां पे आर बार इंट्रोड्यूस्ड हो अलोंग विथ क्रॉस प्रोडक्ट विथ डेल, आपका आंसर हमेशा क्या रहता है, 0। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो ये देखो, ये बंदा भी 0 आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बंदा 0 हुआ, 0 माइनस 0 क्लियरली 0 हुआ, और ये 0 हुआ। इसका मतलब है आप लोग बोल सकते हो एफ बार 1 क्रॉस एफ बार 2 इज क्लियरली सोलेनॉइडल। अंडरस्टूड माय पॉइंट? थोड़ा इंटरेस्टिंग था, समझ में आया है क्या? देखो इसके बाद अगेन नोट्स का सम था, शो दैट बोला है डेल डॉट फाई
डेल साई माइनस साई डेल फाई इज इक्वल टू फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि बहुत फेमस सा फॉर्मूला है, जिसे मैं फॉर्मूला 14 कहता हूँ। कौन सा है? देखो, डेल डॉट फाई यू बार। तीन दोस्तों की स्टोरी इसके लिए मैंने मेरे क्लास में बताई थी। डेल को गुस्सा आया, फाई ने उसको, डेल ने फाई को अपनी तरफ खींचा डॉट यू बार, फिर इसमें से फाई वही तक गया, फाई खुद बाहर आया और यहाँ पे डेल डॉट यू बार हो गया। पता नहीं आप कैसे याद रखोगे, बट प्लीज इसको याद रखो, बिकॉज यहाँ पे ये दो बार ही यूज करना है। आप खुद देख लो, डेल डॉट ये होगा आपका फाई यू बार, डेल डॉट फाई यू बार। तो आपको बहुत प्यार से ये दो बार सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। माइनस साइन की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, बची हुई टर्म ऑटोमेटिकली, मतलब विद इन 3 स्टेप्स। देखो शुरू कहां से हो रहा है आपका, यहां से शुरू हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 तीन स्टेप में आपका LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे क्लियरली आ जाता है। इतना सिंपल था दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए था। क्लियर है? नेक्स्ट सर, अभी क्वेश्चन 6 शुरू हुआ सर। हाँ जी, वेक्टर इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है आपका। वेक्टर इंटीग्रेशन में वर्क डन का समय आपको क्लियरली XYZ को इन टर्म्स ऑफ टी उन्होंने रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, टी की रेंज भी दी है, तो सिंपल सी चीज है, सिखा चुका हूँ। ये MCQ में भी हम लोगों ने देखा है। वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको, F1 F2 F3 dx dy dz लगेगा। प्लेयर्स लिखे, x आया y आया z आया, तो इमीडिएटली इसके dx dy dz वर्जन लिखो। रेंज आपको पता है। अब जब यहाँ पे पुट करोगे तो थोड़ा शांति से प्यार से कैलकुलेशंस करना। 3 ये 2 6 इंटू 2 ये होता है 12। तो पहली टर्म को टी स्क्वायर टी 12 टी रेस टू 5। नेक्स्ट टर्म जो करोगे 3 1 2 वापस से 12 और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ टी क्यूब। तो ये सारे टर्म्स आपको रेडी करने हैं। फिर इनमें से जो जो ऐड होते हैं वो ऐड करो, और जो भी आपको सारा टर्म टी टू डी टी में मिल चुका है दोस्तों, आपको इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट 2 पुट करना है, लोअर लिमिट 1 पुट करना है। जैसे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट इसको पुट करना शुरू करोगे, आंसर समवेयर कम्स आउट अबाउट एट 303। ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन है। हो सकता है ये करते हुए कहीं पे कम ज्यादा हुआ होगा, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, उतना मुझे माफ कर दो। आप कॉन्सेप्ट समझ लो जिस तरीके से दिया हुआ है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट करने के लिए बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आई कैप जे कैप के कैप डॉट डी एस। यहाँ पे वेर एस इज द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सम, वो भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमेशा आता है। सो डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टेक्निकली क्या होता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो जब भी कभी आपको समझ आए तो आप जो दिया है उसको एफ बार लेके उसका डेल डॉट एफ बार निकालो ही निकालो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। ये सम्स नोट्स में बहुत अच्छे से दिया और आपको ही बता रहा हूँ। अगर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ओवरऑल स्किप करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शो दैट और स्फीयर के सम्स, स्फीयर सिलेंडर के सम्स आपको कंपलसरी करके जाने होंगे। देखो डेल डॉट एफ बार इज इक्वल टू, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेरिवेटिव निकाला बढ़िया से, 3 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन में, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम लोगों ने डेल डॉट एफ बार की ऑलरेडी वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये हम लोगों का आर स्क्वायर आया और डीवी की जगह पे सब्स्टिट्यूट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। स्टैंडर्ड रेंज है ये, इस रेंज को मद्देनजर हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। याद रखना ये तीनों इंटीग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। आप आर को अलग, थीटा को अलग और फाई को अलग इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लेके आ सकते हो। माय आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 12 पाई a raised to 5 अपॉन 5। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ये सारे सम्स ऑलरेडी एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो मैं बस आपको ये डेमो की तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन करके ऑलरेडी वीडियो देख रहे हो, ये कंसिडर करके आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। नेक्स्ट, स्टोक्स थ्योरम है, डेल क्रॉस एफ बार डॉट इन कैप डी एस। अरे बहुत प्यारा सा सम है, एफ बार हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जेड एंड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जेड इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस इज अ कैडबरी, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ। तो जहां जहां पे जेड मिलता है आप डंके की चोट पे 0 पुट करना। तो इसी इक्वेशन में देख लेना, मन ही मन ये 0 हो जाए तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ये बना आपका सर्कल। सो इनडायरेक्टली हम लोग इसको वर्क डन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो मैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जेड 0 दिया है तो dz को भी मैं 0 करके इसकी टर्म मिनिमाइज कर रहा हूँ, बिकॉज ये 0 ये भी 0 हो गया, बचा सिर्फ ये। यहाँ पे हमें पता है सर्कल के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने करे, dx का dy का सब्स्टिट्यूशन करा और थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन करा, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब रिडक्शन फॉर्मूला यूज होता है, पता है आपको, आगे भी लगने वाला है। 4 ये माइनस इन एज इट इज 4 होता है और इसको आप लोग क्या करते हो, 0 से लेके पाई बाई 2 में लेके आते हो और यहाँ पे आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और उसके बाद जब ये सॉल्व होता है तो -4 एज इट इज ये आता है 1/2 पाई बाई 2। थोड़ी रिडक्शन फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई एज यूजुअल ऐप पे है, डिटेल में दिया हुआ है, हर एक सम को डिटेल में किस तरीके से यूजिंग रिडक्शन करना है ये भी सिखाया हुआ है।
आप खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो। ये रहा मेरा आंसर, सिंप्लीफाई होने के बाद कम्स आउट टू बी माइनस पाई। नेक्स्ट, अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। हमें ग्रीन्स थ्योरम यूज करने के लिए बोला है। अब जैसे ही मुझे एफ बार इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया, मुझे यू मिला, वी मिला, बिकॉज ग्रीन्स थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं आपको। यू डी एक्स प्लस क्या है वी डी वाई इंटीग्रेशन में। अब मुझे यहाँ पे यू मिला है, वी मिला है, मैंने यू और वी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। अब मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक छोटी सी इनडायरेक्ट हिंट है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, वो यूज करनी पड़ेगी, बताता हूँ। इस सम को अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक चीज आपको समझ में आएगी, कॉस की टर्म है और साथ में कौन सी टर्म है, साइन की टर्म है। यही सबसे बड़ी टर्म है, सॉरी हिंट है, जहां पे आपको ये सब कुछ जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए आ सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, यू वी का डेरिवेटिव जब हम लोगों को करना है तो यू डी वी प्लस क्या आता है, वी डी यू आता है। अब यहाँ पे देखना, एक कॉस की टर्म एक साइन की टर्म है, करेक्ट है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस वाई अगर मुझे करने के लिए बोला तो एक्स जो है वो मेरा dx हो जाएगा पहले में, एंड देन कॉस वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन वाई डी वाई। अब माइनस साइन एक्स वाई डी वाई और यहाँ पे कॉस वाई डी एक्स, ये दोनों टर्म जो है वो कुल मिला के हम लोग इकट्ठा लिख सकते हैं। और जब मैं दोनों को इकट्ठा लिखूंगा तो ये दोनों मिला के मुझे क्या देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस वाई। दिस वाज द बिगेस्ट हिंट। ये मैंने ग्रीन्स थ्योरम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं सर ऐसे एग्जाम्स में सम, हाँ आते ना भाई, देख रहे हो आप लोग। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपके कट हो गए, आपने यहाँ पे एक्स कॉस वाई लिखा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। अब देखो एक्स कॉस वाई को हम लोग 0 से लेके 2 पाई में लेके जाएंगे जब रेंज आएगी तब। अब देखो एलिप्स के लिए स्टैंडर्ड रेंज होती है एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। हो गया आपका ये ए और ये बी के हिसाब से डी एक्स डी वाई निकाला, रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन है ही नहीं, सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना। यहाँ पे आप लोग जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो 5 3 यहाँ पे 15 आएगा और वापस ये रिडक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 4 इंटू 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में ये सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा 15 पाई। सो थीम समझ में आई है, कॉन्सेप्ट समझ में आई है, तो ये सम सॉल्व करने में और मजा आता है। नेक्स्ट, ट्रिपल इंटीग्रेशन इज डबल इंटीग्रेशन। यार मैंने बोला था शो दैट के सम्स करो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के, बहुत सही होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बहुत प्यारा है, मैं बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है पता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे कौन है, देखो एफ बार, तो उसका हमेशा यहाँ पे क्या होते रहता है, देखो डेल डॉट एफ बार हमेशा। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें इस दिए हुए सम से क्या उठाना है भाई, ये जो डबल इंटीग्रेशन है वहां से मुझे क्या उठाना है, एफ बार उठाना है। तो टेक्निकली देखोगे तो एफ बार मुझे यहाँ पे क्लियरली मिल चुका है, दैट एफ बार इज आर बार बाय आर स्क्वायर, करेक्ट बोल रहा हूं मैं। उसका मुझे डेल डॉट एफ बार करना पड़ेगा। सो डेल डॉट आर रेस टू माइनस टू आर बार, ये हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले करा था। ये आर रेस टू एन वाला फॉर्मूला वेक्टर आइडेंटिटीज का, n प्लस 3 आर रेस टू एन, यही सम था और आपका आंसर आया है आर रेस टू माइनस टू, जिसको लिखा जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ ये जो डेल डॉट आर बार बाय आर स्क्वायर आता है उसकी जगह पे डायरेक्ट आंसर आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 को रीराइट करोगे तो आपको जो चाहिए था वो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ क्या आया, डीवी आया। आई एम श्योर समझ में आ रही चीज है। ये क्विकली आपको आंसर्स जो है वो सोल्यूशन दिखने चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। हर एक सम को इतने डिटेल में हम लोग नहीं लेके जा सकते आगे अनलेस एंड अनटिल आपके कॉन्सेप्ट सही से आपने किए हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक्स थ्योरम दिया हुआ है, इवैल्यूएट करने के लिए बोला है वेयर एफ बार इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, और रेक्टेंगुलर लैमिना यानी कि रेक्टेंगल के ऊपर ये काम करना है। एक्स की रेंज है 0 से लेके पाई, वाई की रेंज है 0 से लेके 1 और जेड इज इक्वल टू 3 दिया है। ये देखो ये z इज इक्वल टू 3 हाइट पे चल रही चीज है, x की रेंज 0 से लेके पाई, y की रेंज 0 से लेके 1। तो यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल मिला। इस रेक्टेंगल का अगर आप एन कैप निकालोगे, परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो क्या होगा, के कैप होगा। अब आप मुझे बताओ सम को कैसे सॉल्व करोगे। क्या एफ बार दिया है, हाँ, तो हमें पता है कि अगर सिंगल इंटीग्रेशन पूछा है तो हम लोग इसके डबल इंटीग्रेशन के लिए जाएंगे क्योंकि स्टोक्स थ्योरम यूज करना है। तो डेल क्रॉस एफ बार मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, साइन जेड कॉस जेड साइन वाई जो भी दिया है वो लिखा, फिर इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट के बाद मुझे डेल क्रॉस एफ बार मिला। अब ये डेल क्रॉस एफ बार यहाँ तक आए, अब मुझे चाहिए एन कैप। डायग्राम में देखो एन कैप कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो एन कैप कौन है, के कैप है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या लिखा भाई, के कैप लिख दिया। इसका बाद इसका डिस्कशन जो है वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ के कैप की टर्म के कैप की टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगी, बची हुई सारी टर्म जो है वो वैसे भी आपके काम की नहीं है। ये और ये करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स और क्या आएगा, dx dy। अब माइनस साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा 0 से लेके पाई, और dy का इंटीग्रेशन आएगा y। सिंप्लीफाई करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो मेरा आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी -2। बहुत फेमस सा सम है, इसके पहले भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। आई एम श्योर आपने पढ़ाई करिए और आपको ये सम का एक बेसिक एनालिसिस, बेसिक आइडिया जो है वो समझ में आया है। नेक्स्ट यूनिट
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या दिया है हम लोगों को, अभी ये जो सम आप देख रहे हो ये सम आपका मिलने थॉम्सन का सम है। आपको क्लियरली क्या दिया है भाई, v। देखो मिलने थॉम्सन का कब यूज होता है, u दिया है, v दिया है, u प्लस v दिया है और u माइनस v आपको दिया है। तो पता है आपको क्या करना पड़ता है, u दिया है तो पहले उसका डैबा u बाय डैबा x निकालो, फिर उसका डैबा u बाय डैबा y निकालो, कन्वर्ट करो उसको डैबा v बाय डैबा x में यूजिंग किसको, CR इक्वेशंस, याद है ना आपको। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, f डैश ऑफ z पुट करने का चांस आएगा। तो देखो सारी स्टेप्स डिटेल में लिखी है, कुछ अलग से मैंने कुछ करा नहीं है या फिर डिफरेंशिएशन बहुत ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। f डैश ऑफ z मिला, वैल्यू डाली, उसके बाद मिलने थॉम्सन कहता है जहां जहां पे x मिलता है वहां वहां पे z डालो और जहां जहां पे y मिलता है वहां वहां पे 0, जहां पे x है वहां पे 0 सॉरी z और y की जगह पे 0 डालने के बाद मुझे मिला 3z स्क्वायर। f डैश ऑफ z आने के बाद आपको भी पता है हम लोग जाते हैं इसके f ऑफ z के लिए, इंटीग्रेशन करोगे तो 3 बाहर, z क्यूब बाई 3, 3 3 कैंसिल, आंसर आया z क्यूब प्लस सी। अब सर आ तो चुका है, हमें f ऑफ z बोला था वो तो हम लोगों ने किया, लेकिन उसके साथ हमें u भी फाइंड करने के लिए पूछा है। तो दो मेथड्स थी दोस्तों, एक तो आप इसी को x प्लस आई वाई ब्रैकेट क्यूब और इसको c1 i प्लस c2 जो भी c1 प्लस i c2 करके कर सकते हो, नहीं तो आपने इक्वेशन 3 को ध्यान से देखा होगा तो हमें इक्वेशन 3 से डायरेक्टली यहाँ पे डैबा u बाय डैबा x का आंसर आ चुका था, देख रहे हो। सिर्फ इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ये बंदा आ चुका था, इसको बस मैंने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ तो मुझे यहाँ पे 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 3y स्क्वायर एज इट इज dx का इंटीग्रेशन x, ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बस c1 चिपकाया तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, u की। दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, ये मैंने करी हुई है, ये ज्यादा आसान है। अगर आप इस मेथड से भी जाते कि z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करके मैं जाता हूँ तो वैसे भी आपको ये समझ में आ जाता। नेक्स्ट इवेल्युएट करने के लिए बोला है, सर्कल दिया है मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। दोस्तों मैंने ईएनटीसी की स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, उस स्ट्रैटेजी वीडियो में अगर आप ढंग से देखोगे तो पहला काम मैंने बोला था कॉचीज इंटीग्रल हो या फिर कॉचीज का रेसिड्यू थ्योरम हो, आपको मॉड वाले डायग्राम्स ड्रॉ करते आने चाहिए। अब यहाँ पे ये z माइनस सी, सेंटर इज 2 और रेडियस इज 1, यानी कि 2 पे सेंटर आएगा, रेडियस 1 होने की वजह से 3 और यहाँ पे हो गया 1 से कम किया तो कितना आएगा 1, तो ये हुआ आपका सर्कल। अब इस रीजन में आपको देखना है कि आपका जो पोल आ चुका है वो अंदर है या बाहर है, यानी कि यहाँ पे पोल की लोकेशन क्या होगी, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 एक्जैक्टली लाइज इनसाइड, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, अब ऐसे में जब आंसर आपका लाई करता है नीचे तो उसी पोल को a नाम दिया जाता है, सो a इज इक्वल टू 2 एंड द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टेल्स अस z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई i f ऑफ a। अब f ऑफ a कौन होता है, जो पोल आपका यहाँ पे आपने देखा था जो कि आ रहा है उसी पोल को यहाँ पे क्या करना है आपको, ये dz होगा, सॉरी यार इसको बस इधर लेता हूं मैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको उसी पोल को क्या करना है भाई, छुपा के जो भी दिखेगा वो आपका क्या होगा, f ऑफ z होगा, वहां पे आपको f ऑफ a पुट करना है, यानी कि f ऑफ 2 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ये 2 पाई यानी कि टोटल आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 10 पाई। वेरी सिंपल। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ यार आप मेरी सीक्वेंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सर ने क्या बोला था। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम्स आते ही आते, दो टाइप आते हैं उसमें, एक रेगुलर मैट्रिसेस वाला सम और एक आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो ये रेगुलर मैट्रिसेस वाला सम है जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मैंने बताया था, यहाँ पे एक टेडी बेयर रेडियो होता है, ये मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखाई थी तब बताया हुआ था आपको, और नहीं पता है तो आपने खुद ने भी ये प्रैक्टिस करी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि करके जाओ, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिपीटेड सम्स आते, वैल्यू 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 डाल के आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना इनमें बहुत दिक्कत होती है, ये इसमें कुछ कैंसिलेशन होता है क्या नहीं होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो W या फिर ओमेगा होगा ना उसको डायरेक्टली आप सिंगल टर्म करके तोड़ ताड़ के सेपरेट मारो, तो ये W से रिलेटेड एक टर्म आएगी, वो आपकी पहली, उसका कोएफिशिएंट पहली टर्म रहेगी, बची हुई टर्म आपका दूसरा कोएफिशिएंट रहेगा। W नीचे भी आएगा उसका 2i और इसका देखोगे तो ये -2i, तो आपको ना मैट्रिक्स लिखने में दिक्कत नहीं आएगी जब आप इस तरीके से करोगे। तो पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है। दूसरी चीज, z के लिए भी बच्चों को दिक्कत आती है, कैंसिल करूं नहीं करूं, कैसे कट होता है नहीं होता है, कुछ कट नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली a माइनस बी सी माइनस डी वाला एलिमेंट यूज करके इसको आपको सॉर्ट करना कर सकते हो। नहीं तो i में से 2i चले गए, कितना आता है -i आता है, सिर्फ -i रख के भी आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। एक z का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए और एक आपको अदर देन z कुछ भी नंबर्स मिलने चाहिए जो कि आप यहाँ पे अच्छे से पुट करोगे। एडजॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको अल्टी पल्टी करो और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनकी सिर्फ साइन चेंज करो। ये बहुत डीपली सिखाया हुआ है, आपने भी प्रैक्टिस करी होगी क्योंकि बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, मेहनत है इसमें, और सिंप्लीफाई करने के बाद a मिला, b मिला, c मिला, d मिला, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ABCD थी। नेक्स्ट
सेम क्वेश्चन रिपीट है, बस वहाँ पे पहले में हम लोगों को v दिया था, यहाँ पे u दिया हुआ है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। u दिया है और हम लोगों को यहाँ पे f ऑफ z और v निकालना है। सेम तरीका विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, CR इक्वेशंस f डैश z के बाद मिलने थॉमसन, एंड वंस वी आर डन विद द मिलने थॉमसन देन इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को f डैश z का f ऑफ z लाने के लिए, और v हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन 3 से, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। सर्कल दिया है मॉड z इज इक्वल टू 4 एंड रेसिड्यू थ्योरम यूज करना है। एज यूजुअल मॉड z इज इक्वल टू 4 के बारे में हम लोगों को पता है किस तरीके से इसको वर्कआउट किया जाता है। आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 4 और सेंटर होगा 0, जहां पे आपका पोल यानी कि z इज इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड है। अब आपको पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अरे सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज व्हाट, क्लियरली सॉरी रेसिड्यू से जाना है ना, रेसिड्यू से जाना है तो इसका हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है। तो पहले एक तो कितने रेसिड्यू आएंगे, एक ही पॉइंट अंदर है तो आपका सिर्फ R1 आएगा। R1 निकालने के लिए जैसे वैसे लिखो फंक्शन, है ना, और यहाँ पे z-2 काटना है, इसलिए z-2 से मल्टीप्लाई करके z इज इक्वल टू 2 करना है। पुट करके देखना sin 4 पाई 0 ही होता है, 2 इंटू 2 4, ये 0 ही है। यहाँ पे सिर्फ R1 की वैल्यू 4 आ चुकी है। फाइनल आंसर निकालोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है 2 पाई आई इंटू जितने सारे आपने रेसिड्यू निकाले, अब रेसिड्यू एक ही आया है तो वो भी ये आया है, उसमें से भी sin 4 पाई की वैल्यू 0 है, तो बचा कौन 4 इंटू 2, यानी कि योर आंसर इन दिस केस केम आउट टू बी 8 पाई आई। अंडरस्टूड माई पॉइंट, बहुत सिंपल सम है। एंड हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। बहुत सिंपल सा सम है। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी में भी बोला है मैंने, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आपको एक मैट्रिसेस के सम आए तो नीचे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, कोई 2-3 फिक्स, 3 तो फिक्स सम है वर्ड प्रॉब्लम वाले, उतने सम्स आपको याद रखने पड़ेंगे साम दाम दंड भेद के हिसाब से। वैसे तो टेक्निकली बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पे यूज होती है, जहाँ जहाँ पे w होगा वहाँ पे आपको u प्लस आई वी पुट करना है, और जहां जहां पे z होगा ना वहां पे x प्लस आई। अब ये करते हुए आपको कहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ता है, कहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि अभी दिया रिलेशन w का, w को दिया हुआ है लेफ्ट में तो w अकेला है, लेकिन एक्चुअल में जब सम सॉल्विंग करना पड़ता है y और x अगर अपने को चेक करना है तो हमें यहाँ पे z को लेफ्ट में रखना जरूरी होता है, तभी जाके ये x प्लस आई वाई होगा। x विल बी रियल पार्ट एंड y विल बी इमेजिनरी पार्ट। छोटी छोटी चीज़ है जो कि एक्चुअल में ऐसे नहीं समझते, आप जब सॉल्विंग खुद करोगे तब जाके आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद x प्लस आई वाई जो है वो आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको ये नीचे i की टर्म नहीं दिखनी चाहिए इमेजिनरी पार्ट, इसलिए रैशनलाइज करना पड़ता है। फिर आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा, और क्या ये दोनों सेम है ये बस आपको यहाँ पे दिखाना है। कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू आपको क्लियरली क्या दिखा, x दिखा। इसकी इमेज फाइंड करनी है, दी हुई है, तो y इज इक्वल टू x में काटकुट होकर यहाँ पे x स्क्वायर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टेक्निकली तो आप यही पे आंसर खत्म भी कर सकते हो, लेकिन हमें इसका एक सर्कल आता है आंसर, ये दिखाना जरूरी है। तो यू स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी, तो मुझे यहाँ पे दिखा सर्कल जिसका सेंटर है 0 और -1 और जिसकी रेडियस है रूट। थोड़ा सा मेहनत है भाई, लेकिन होपफुली आई नो आपको समझ में आ चुका है। तो पूरा एकदम क्विक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, पढ़ाई आपने अच्छे से करी होगी तो आप सभी को ये पेपर जो है वो सॉल्व करते आना चाहिए था बस अच्छे से, और आपके एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट होपफुली। हाँ, आप सभी को जितना मैंने बोला हुआ है कि ये क्विक एक्सप्लेनेशन है तो ये दिमाग में घुसा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।